तो उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे थे, 3-4 ही ऑर्गेनाइजेशन देखे थे। एक बार फिर से उस चीजों को दोहरा लें कि जो आरबीआई है, जिस मार्केट को रेगुलेट करती है, वो मार्केट का नाम मनी मार्केट है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और गवर्नर के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, 25वें गवर्नर के रूप में, उनका नाम शक्तिकांत दास है। उसके नीचे एज ऑन डेट, आज का डेट के बाद बता रहा हूं, 2018 ये जो लिखा हुआ है इसको वेव ऑफ कर दीजिएगा। इस शक्तिकांत दास के नीचे 4 जो उनके डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई काम करते हैं, ये चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम है टी रविशंकर, एम आर राव, एम डी पात्रा एंड एम के जैन। तो ये पूरी कहानी आरबीआई के बारे में था। आरबीआई के बाद जो सेबी है, जो कैपिटल मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, रेटिंग एजेंसीज हो, मर्चेंट बैंक हो, इन्वेस्टमेंट बैंक हो, कमोडिटी मार्केट हो, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, इन सभी को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1988 में किया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट हमने दिए वो 1992 में दिए। हेडक्वार्टर अगेन जहां पे आरबीआई का है, वहीं पे सेबी का भी है, मुंबई। और माधवी पुरी बुच इज द चेयरमैन ऑफ सेबी। तीसरी बात जो हमने लास्ट क्लास की थी वो आईआरडीए के बारे में की थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करती है, का एस्टैब्लिशमेंट 1999 में हमने किया है। हैदराबाद, दिस हेडक्वार्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो मैक्सिमम हेडक्वार्टर है वो आपकी मुंबई दिल्ली में है, लेकिन जो हेडक्वार्टर मुंबई दिल्ली को छोड़ के किसी थर्ड सिटी में है, वो आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे आईआरडीए का हेडक्वार्टर आप याद रखें हैदराबाद, और चीफ के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, चेयरमैन ऑफ आईआरडीए, एस देवाशीष पांडा। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके आपकी इंडियन फिनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। स्पष्ट मैंने लिखा है, क्या लिखा है? एबव ऑल थ्री ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई, सेबी एंड आईआरडीए, आर रेगुलेटर ऑफ इंडियन फिनेंशियल मार्केट। ठीक है, इसमें इंडिविजुअली आपसे अगर पूछ दिया जाता कि मनी मार्केट देन आरबीआई, कैपिटल मार्केट देन सेबी, इंश्योरेंस मार्केट देन आईआरडीए, लेकिन कंबाइंडली आपसे फिनेंशियल मार्केट के बारे में पूछा जाए तो ये फिनेंशियल मार्केट के 3 पिलर हैं जो अभी आपने इसके ऊपर देखा है। लास्ट क्लास हमने इस 3 के अलावा कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन देखे थे जिनका नाम था ट्राई, एफएमसी, पीएफआरडीए या सीबीडीटी। ट्राई टेलीकॉम मार्केट, जो भी आपकी एयरटेल जियो है, उन सभी को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट 1997 में हमने किया है। दिल्ली इज द हेडक्वार्टर एंड पीडी वाघेला इज द चीफ। एफएमसी आज के दिन में ये एग्जिस्टिंग नहीं करती है, इसका मर्जर 2015 में ही सेबी के साथ हो गया है। जिस मार्केट को ये रेगुलेट करती थी उसका नाम था कमोडिटी मार्केट। यही कारण है, चूंकि इसका मर्जर सेबी के साथ हुआ, इस कारण से आज के डेट में कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेबी। लेकिन 2015 से पहले कमोडिटी मार्केट को जो रेगुलेटर रेगुलेट करती थी उसका नाम था एफएमसी। द फुल फॉर्म ऑफ एफएमसी वाज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो यहाँ पे एफएमसी का फुल फॉर्म या ट्राई का फुल फॉर्म, एडा का फुल फॉर्म, सेबी का फुल फॉर्म हमने लिखा नहीं है। कोशिश आप ये करेंगे जब भी इस नोट को आप डाउनलोड करेंगे तो इसका फुल फॉर्म जरूर लिख लें कि एफएमसी स्टैंड फॉर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ट्राई स्टैंड फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDS stands for Insurance Regulatory Development Authority, SEBI stands for Security Exchange Board of India, और संभवतः आरबीआई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास हमने ये भी देखा था जो मार्केट आपकी पेंशन मार्केट को रेगुलेट करती है ना, मैंने बताया भी था कि एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। तो जो मार्केट पेंशन को आज के डेट में रेगुलेट करती है, का एस्टैब्लिशमेंट 2003 में हमने दिल्ली में किया है। सुप्रतीन बंदोपाध्याय इसके चीफ हैं, और उस रेगुलेटर का नाम है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूं, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए, इसका फुल फॉर्म आपको अगर नहीं भी याद आ रहा है या लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। सबसे ऊपर वाले पेज में आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म मैंने लिख के आपको दिया है ना, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे आईआरडीए हो, चाहे ट्राई हो, चाहे एफएमसी हो, पीएफआरडी हो, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म आपके फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है। डोंट बॉदर, है ना।
चलिए, आपके लास्ट क्लास हमने इस पीएफआरडी के बाद देखा था कि टैक्स के दो भाई हैं, दो पिलर है टैक्स सिस्टम के। एक वो है जो डायरेक्ट टैक्स वसूलता है, दूसरा वो है जो इनडायरेक्ट टैक्स वसूलता है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स व्हाट, कि जो हमारे हाथ में जो सैलरी आती है, उस सैलरी आने से पहले ही टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है, डायरेक्टली हम पे करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इस डायरेक्ट टैक्स को देखने वाली जो रेगुलेटर है, का एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हमने किया था, आजादी से पहले ही हमने किया था। दिल्ली इज द हेडक्वार्टर एंड नितिन गुप्ता इज द चीफ, IRS है, नितिन गुप्ता इज द चीफ एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज CBDT। CB स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड, हमेशा से होगा। DT ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स को देखती है, इस कारण से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और लास्ट क्लास हमने एक और टैक्स देखा था, संभवतः नहीं देखा था, वो है इनडायरेक्ट टैक्स को देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, है ना। CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पहले 2017 से पहले, क्योंकि 2017 के बाद क्या हुआ, हमारे पास GST आया, GST की बात हम करेंगे कि क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 2017 से पहले इस CBIC का जो नाम था वो था CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। लेकिन चूंकि एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, वैट हो, सिनवैट हो, तमाम तरह के आपके छोटे मोटे जो टैक्स थे वो आपके GST में शामिल हो गए। इस कारण से जो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हुआ करता था, वो आज के डेट में चेंज हो गया, एंड दिस बिकम CBIC, and the full form of IC is indirect tax and custom। क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो आज भी हम किसी इंटरनेशनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आती है तो हम लगाते हैं, तो जो एयरपोर्ट बंदरगाह पे बाहरी आपकी गुड्स आती है उस पे जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो फुल फॉर्म इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसका भी एस्टैब्लिशमेंट 1944 में ही CBDT के तर्ज में ही हुआ, दिल्ली में ही हुआ, एंड विवेक जोड़ी इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ CBIC। ये उतनी बात है जो हमने लास्ट क्लास आपके साथ देखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम RBI टू CBIC। आगे लिए चलेंगे और उस डिजिटल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो आपके इंडिया के हर एक डिजिटल पेमेंट गेटवे का क्या है, तो रेगुलेटर है। चाहे वो CTS चेक क्लियरिंग हो, चाहे वो रुपे कार्ड हो, चाहे वो UPI पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो आपका कौन सा तो BBPS हो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो, जितनी भी डिजिटल गेटवे से जुड़ा हुआ काम होता है उसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हमने किया है, मुंबई में हमने किया है। नाम है उसके रेगुलेटर का NPCI, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये NPCI क्या है, NPCI कौन से मार्केट को देखती है, यहाँ पे मैं चलना गया, मैं लेके आता हूँ पार्सल यहीं पे। अमोल। हाँ सर, वो मेरे हस्बैंड का है, मतलब मैं भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। पल्लव। ओके, तो NPCI बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। NPCI, DICC, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। NPCI की एक पूरी क्लास है ना, जिसमें 2 पेज की पूरी बात NPCI को ही आपको जानना है कि NPCI का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, क्या करती है NPCI। अगर CTS हमने अपने मुंह से बोला तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTS, है ना, चेक ट्रांजिशन सिस्टम क्या है, या NPCI के बारे में स्टार्ट से लेके एंड तक आपके जहन में आपके लास्ट सिलेक्शन तक होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी डिजिटल गेटवे से जुड़ा हुआ सिस्टम है वो सब NPCI के पास है। द फुल फॉर्म ऑफ NPCI इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008, मुंबई, एंड द चीफ इज विश्व मोहन महापात्रा। देखिए यहाँ पे जो चीफ है वो अलग अलग हैं और ये क्या होते हैं, हमेशा चेंज होते हैं। अभी अगर 15 ऑर्गेनाइजेशन 20 ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। तो एक नजर आपके करंट अपडेट्स पे भी आपको डालना है कि क्या LIC के चेयरमैन चेंज हो गए, क्या RBI के गवर्नर चेंज हो गए, तो उस पर एक नजर जरूर करंट अफेयर्स के रूप में रखिए।
ना तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कभी चेंज होगा और ना संभवतः कभी हेडक्वार्टर चेंज हो सकते हैं, और ना ही रेगुलेटर मार्केट जिस सेगमेंट को रेगुलेट करती है वो चेंज होंगे। तो चेंजेबल फैक्ट जो है वो आपकी चेयरमैन की लिस्ट है, तो उस पर एक नजर आपको बनाए रखना है। जैसा मॉनिटरी पॉलिसी में आपने बैंक रेट 5.65 याद रखा, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.65 याद रखा, रेपो रेट आपने 5.4 याद रखा, रिवर्स रेपो रेट 3.35 याद रखा, सीआरआर 4.5 याद रखा है, एसएलआर 18% याद रखा है, और ये चेंजेबल है और उससे आपकी नजर है। वैसे ही ये जो तमाम रेगुलेटर हैं इनके भी चेयरमैन पे आपकी एक नजर होनी चाहिए। चले उस रेगुलेटर पे, जो रेगुलेटर आपके आरआरबी जिसका एग्जाम अभी चल रहा है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने दे के आए हैं, आपको जो पैसा मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी, जो फंड मिलेगा, जो स्कीम आपके ऊपर आएगी, उन सारे स्कीम सभी की फादर, चाहे वो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एग्री डिपार्टमेंट हो, है ना, इन सभी की जो फादर है उसका एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में ही हमने किया है, 1982 में हमने किया है। गोविंद चिंताला उसके चीफ हैं, नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएचजी क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 10 लोगों का हम एक ग्रुप बना के उनको कुछ लोन देते हैं ताकि वो एक व्यवसाय चालू कर सकें, एक एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश कर सकें, दैट इज एसएचजी। एग्रीकल्चर तो आप जानते ही हैं कि कृषि हो, पिकर्ज हो, ये सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है ना। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है और इसकी वैकेंसी बहुत रेयर आती है, 2 साल 3 साल में आपको, जैसे आरबीआई की वैकेंसी बहुत कम आती है क्योंकि वो रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन में जुड़ा हुआ नहीं है, वैसे ही आरबीआई भी, नाबार्ड भी रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन में नहीं है ना। ये एक रेगुलेटर है, इसके भी वैकेंसी बहुत कम आती है, लेकिन नाबार्ड में सिलेक्शन होना, आरबीआई में सिलेक्शन होना एक बहुत बड़े फक्र की बात है। तो थोड़ा सा अगर ज्यादा काम करते हैं तो आरबीआई के साथ साथ अगर सपने देखते हैं तो नाबार्ड का भी देखिए, क्योंकि 2010 में नाबार्ड में मेरा सिलेक्शन 0.575 मार्क्स से छूट गया था, है ना। तो ये नाबार्ड जिस मार्केट को रेगुलेट करती है, जिस एस्टैब्लिशमेंट ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसका जो जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ नाबार्ड का, वो हम नाबार्ड की क्लास में बताएंगे, है ना। शिवरामन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, शिवरामन कमेटी। तो अभी शिवरामन को छोड़ दीजिए, नाबार्ड से किस चीज को रेगुलेट करती है, का एस्टैब्लिशमेंट कब और कहां हुआ, आज के चीफ कौन है, इतना ही आज का हमारा कंसंट्रेशन है। गोविंदा गोविंदा याद कीजिए, तिरुपति मत जाइए तो भी चलेगा, लेकिन उस गोविंदा को याद कीजिए, और गोविंदा को याद करते हुए थोड़ा सा चिंता और मगन कीजिए कि किस उस चिंता में, नाबार्ड आपके चिंता में अगर समा गया तो चिंताला आपके चॉइस में आपको दिखेगा, और उसी समय आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा चिंता खत्म हो गया, और यही चिंताला साहब नाबार्ड के चीफ हैं। ठीक है, चलें। देखिए, जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो आपकी बीएससी बॉम्बे हो, एनएससी हो, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम कहते हैं, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हम कहते हैं, या फिर एमसीएक्स एसएक्स है। तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज आपके इंडिया में हैं, आपसे अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो आंसर आप 2 और 3 पर टिक मार्क मत कर दीजिएगा। देयर आर टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। उसमें से 2 बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो बीएससी या एनएससी, ये दोनों बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ जो स्टॉक्स रहते हैं ये डिपॉजिटरी फॉर्म में रहते हैं, डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, और डिजिटली इनको जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो 2 डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। एक का नाम है एनएसडीएल और दूसरे का नाम है सीएसडीएल। एनएसडीएल वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पैन कार्ड का सर्विस अवेलेबल करवाता है। जब भी आप जाएंगे पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए तो एनएसडीएल के ही वेबसाइट का आपको खंगालना है। क्या है एनएसडीएल का फुल फॉर्म? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, है। तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म ऊपर में लिखा हुआ है, या सीएसडीएल का फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां से आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या है एनएसडीएल, क्या है सीएसडीएल। तो लिखा है स्पष्ट मैंने, एनएसडीएल स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, whereas CSDL stand for Central Depository Service India Limited। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर फ्रेंकली पूछते हैं तो फिर भी इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट था। कभी इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर या हेडक्वार्टर आपसे नहीं पूछा जाएगा,
ये आपको मैं लिखित दे सकता हूं, बट NSDL का फुल फॉर्म, CSDL का फुल फॉर्म, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है ना। बाकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर 96 1999 को आप अगर भूल भी जाएं, मुंबई को भूल भी जाएं, आलोक मिश्रा या नेहल वोरा को आप भूल भी जाएं तो चलेगा, बट फुल फॉर्म को कतई आप ना भूलें कि NSDL स्टैंड फॉर व्हाट या फिर CSDL स्टैंड फॉर व्हाट। नेक्स्ट चले LIC। LIC एक रेगुलेटर नहीं है ना। LIC इंश्योरेंस की कंपनी है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को IRDA रेगुलेट करती है, लेकिन LIC चूंकि इंश्योरेंस की बड़ा नाम है, लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जानना आपके लिए जरूरी है। का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1956 में किया है, मुंबई में हमने किया है, और MR कुमार इसके चीफ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये MR कुमार का नाम, है ना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1956 का नाम। संभवतः मुझे लग रहा है कि अभी टाइम हमारे पास बचा नहीं है, फिर से ये लॉग ऑफ हो जाएगा तो बेटर है ये अभी आप लॉग इन कर लीजिए, फिर आगे कब आते हैं हम देखते हैं।